नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल पे तैमार क्लासेस पर। दोस्तों, आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स की फुल सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जाएगा। अगर आपकी ठीक ठाक व्यू और सही सपोर्ट रहा तो मैथ क्लास 8 की पूरी मैथ का यहाँ पर हिंदी मीडियम से सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर जो कि है ना, इसका चैप्टर का नाम ही है परमेय संख्या। तो हम सबसे पहले बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर हम परमेय संख्या की बात करें तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जब भी हम कोई भी संख्या को अगर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वही संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू में जीरो, मतलब यहाँ पर क्यू के बराबर में हम जीरो नहीं ले सकते हैं। और पी और क्यू यहाँ क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अच्छा, क्यू नॉट इक्वल टू में बराबर जीरो क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि क्यू नॉट इक्वल टू में जीरो का बराबर का रीज़न ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी अगर हम देखें यहाँ से, जैसे मैंने बोला कि 5 में, एक मिनट दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि 5 में जीरो का भाग दो, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, मतलब अनंत आएगा या एरर आ जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित आ जाता है। इसलिए नीचे जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो नहीं ले सकते हैं, कभी भी जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने नीचे वैल्यू जीरो ली तो उसका जो आंसर होगा वो अपरिभाषित होगा, जो कि परमेय संख्या से बिल्कुल इतर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें ये समझना है कि कोई भी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं परमेय संख्या कहलाएंगी। और क्यू नॉट इक्वल टू में हमें क्या करना है, जीरो के बराबर नहीं लेना है। क्यू के बराबर में जीरो नहीं होता। पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा अंक या पूर्णांक का मतलब होता है एक ऐसा अंक जो ना तो दशमलव में हो ना ही बटे, मतलब एक ऐसी संख्या जो ना तो दशमलव में हो और ना ही बटे में हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो पी और क्यू यहाँ पर क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से चीज़ों को और आसानी से समझेंगे। तो उदाहरण की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम उदाहरण की तरफ बढ़ें तो उदाहरण से चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या इसमें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें 3/5, क्या 3/5 एक परमेय संख्या है? जी हाँ, 3/5 क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/5, 8/11 बिल्कुल परमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं माइनस के 11/13 की बात करूँ तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा है और ये भी परमेय संख्या है। अगर मैं माइनस के 3/8 की बात करूँ तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। अब क्वेश्चन ये आता है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या 5 एक परमेय संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का भाग 5 में दूंगा तो 5 ही आएगा। और 5 को मैं अगर 5/1 लिख सकता हूँ, कहने का मतलब मैं ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो कहने का मतलब ये भी एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या। क्या 3 एक परमेय संख्या? बिल्कुल है, क्योंकि 3 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ और 3 के नीचे 1 लगा सकता हूँ, तो इसे भी पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी एक कैसी संख्या है दोस्तों, ये भी एक परमेय संख्या है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए क्या 0.5 ये एक परमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल, ये भी एक कैसी संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0.5 को 5/10 लिख सकता हूँ, और 5/10 का मतलब पी बटे क्यू का फॉर्म। 7/7.5 को मैं दोस्तों 75/10 लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो गया, पी बटे क्यू का फॉर्म हो गया। तो ये भी एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या। क्या √4 भी एक परमेय संख्या? बिल्कुल, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। और 2 को क्या मैं 2/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। 36 भी एक परमेय संख्या, बिल्कुल, क्योंकि 36 को आप 6 लिखोगे और 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या है, पी बटे क्यू का फॉर्म है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ये क्लियर हुआ कि हम परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपका क्लियर हो गया कि परमेय संख्या वो सारी संख्याएं होंगी जिन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू में क्या होगा, जीरो होगा। ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, परमेय संख्या। सारे मैंने उदाहरण दे दिए, किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। अब यहाँ से हमें कुछ फैक्ट टाइप में लिखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शून्य है क्या वो भी एक परमेय संख्या है? जी हाँ, शून्य एक क्या है, परमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक क्या है दोस्तों, परमेय संख्या। क्यों शून्य एक परमेय संख्या है? क्योंकि इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ भाई, जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या है, पी बाई क्यू का फॉर्म है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्याओं के बीच में
दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? तो दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं दोस्तों? अनंत संख्याएं, अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर हम कुछ अन्य बेसिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला बेसिक ये भी समझ लेते हैं साथ के साथ में, क्योंकि ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, और फिर अगले वीडियो में आपको 1.1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम समझेंगे यहाँ पर पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या अगर हम देखें तो ये नंबर लाइन है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो जीरो से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, जीरो से लेकर हम जब प्लस प्लस तक ये वैल्यू जाते जाएंगे, और जीरो से लेकर इस तरफ माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, जीरो से लेकर +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे जाते जाते प्लस इन्फिनाइट तक, और यहाँ जीरो से लेकर -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस इन्फिनाइट तक ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी सभी क्या संख्याएं होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जीरो के इस तरफ जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती हैं, जीरो के इस तरफ जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती हैं, ये ऋणात्मक होती हैं। और शून्यात्मक जो होता है वो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल वैल्यू रहती है। ठीक है, अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो कुछ उदाहरण आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। -1 -4, ठीक है, 5 8 14 30 -14 -8 +7 150, ये जितनी भी संख्याएं मैंने एग्जाम्पल में लिखी हैं, ये सारी की संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक के तौर पर, ना ही वैल्यू डेसिमल में होगी और ना ही वैल्यू अपॉन में होगी, तो वो सारी की संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी ये सब। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, पूर्ण संख्या आपको साफ साफ दिख रही है, ऐसी संख्या जो 0 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ती जाती हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। मतलब जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5, ये सब की सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे आगे तक चली जाती हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उसी आधार पर अगर हम सम संख्या की बात करें तो एक ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। पूर्णतः होना चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या। हालांकि बहुत सरल होते हैं, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो 0 2 4 6 8 9 सॉरी 0 6 8 10 12 ये सारी सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्या है? सम संख्याएं। ठीक है, ठीक है। अगर हम विषम संख्या की बात करें, ऑड वैल्यू की बात करें, ऑड नंबर की बात करें, तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया। ये सारी की सारी जो वैल्यू होंगी, सारी की सारी वैल्यू कैसी संख्याएं होंगी? ये सारी की सारी वैल्यू विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम एक नए टॉपिक पर और बात कर लेते हैं यहाँ से, भाज्य और अभाज्य पर। ठीक है, क्योंकि इसको भी यहीं के यहीं समझ लेते हैं, जैसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या की थ्योरी क्या होती है कि जब किसी भी संख्या के दो ही गुणनखंड हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब परिभाषा से ही चीज़ें आपको समझ में नहीं होंगी। कोई भी संख्या, देखो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके दो गुणनखंड जरूर होते हैं। एक तो वो खुद स्वयं संख्या, जैसे मैंने आपसे बोला x एक कोई संख्या है तो उसके दो गुणनखंड जरूर होंगे, एक तो ये एक होगा और एक खुद स्वयं संख्या होगी। दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके दो गुणनखंड जरूर होंगे, एक तो एक होगा और एक क्या होगा? x। कुछ संख्याएं अपवाद होती हैं, बाकी दुनिया की कोई भी संख्या होंगी उसके दो गुणनखंड जरूर होंगे। अब बात आती है सर गुणनखंड क्या होते हैं। तो अगर गुणनखंड की बात करें, जैसे मैंने बोला कि 5, ठीक है, मैंने बोला कि 5 का गुणन 10 सॉरी मैंने बोला 10 का गुणनखंड क्या 5 है, तो हम कैसे चेक करेंगे इसका गुणनखंड? देखो किसी भी संख्या का कोई भी जो गुणनखंड होगा उसका ये मतलब होता है कि वह उस संख्या को क्या कर देगा? पूर्णतः विभाजित कर देगा। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 का गुणनखंड 5 है तो 5 10 को पूर्णतः विभाजित करना चाहिए, बिल्कुल करना है भाई। 5 का भाग मैं 10 में दूंगा तो पूरी तरीके से जा रहा है, तो 5 का एक गुणनखंड क्या हो गया? 10 का एक गुणनखंड क्या हो गया? 5 हो गया। मैंने बोला कि 24 का एक गुणनखंड क्या है? 4, तो क्या 4 24 को विभाजित कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो 4 जब पूर्णतः अगर 24 को विभाजित कर देगा 6 बार जाएगा, तो 4 अगर
पूर्णतः 24 को 6 बार विभाजित कर देगा, तो सिंपल सी बात है 24 का एक गुणनखंड क्या होगा 4। तो आपको लगभग गुणनखंड की बातें समझ में आ गई होंगी कि गुणनखंड क्या होता है कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा वो इस संख्या को क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या भाज्य, कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होंगी जो केवल जिनके केवल दो ही गुणनखंड होंगे। ऐसी संख्या जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे स्टार्ट कहाँ से होती हैं अभाज्य संख्या, ये आपको याद रखना है। एक एक बात को ध्यान रखना, 1 और 0 ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य, ये वाली बात याद रखना है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारी की सारी संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है। क्यों होती हैं ये अभाज्य संख्या, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन दी कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड। अब मैं दो की बात करूं, दो का एक गुणनखंड एक हो सकता है, एक दो हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। बताओ और किसी टेबल में दो आता है नहीं, तो ये एक कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। मैं आपसे बात करूं क्या 29 कैसी संख्या, भाज्य अभाज्य चेक कर लो कितने गुणनखंड हो रहे हैं। एक तो एक होगा, एक 29, और किसी टेबल में 29 आता है नहीं आता, तो सिंपल सी बात है ये अभाज्य संख्या होगी। मैं आपसे बोलूँ 37 एक कैसी संख्या है, तो चेक कर लेते हैं कितने गुणनखंड हो रहे हैं। एक गुणनखंड एक होगा, एक 37 होगा, इसके अलावा 37 किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। दोस्तों अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, भाज्य को और समझ लेते हैं यहाँ से। अगर हम जब भाज्य को समझने जाएंगे तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि जब किसी भी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो। वहाँ पर हमने क्या समझा कि केवल दो ही गुणनखंड होंगे, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो से क्या होंगे, अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, दो से अधिक, वो कितने भी हो सकते हैं, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर हम बात करें कि स्टार्ट कहाँ से होती हैं, तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं, ये सभी की सभी दोस्तों भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती है। अगर मैं 27 की बात करूं, क्या 27 एक भाज्य संख्या है, तो देखते हैं 27 के दो गुणनखंड जरूर होंगे, एक होगा, एक 27, क्या और भी हो रहा है, बिल्कुल 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल सी बात है 27 एक भाज्य संख्या है। 24 के दो गुणनखंड जरूर होंगे, एक और 24, का 24 के और भी दो गुणनखंड है, बिल्कुल 2 भी एक गुणनखंड है, 24 का 6 भी एक गुणनखंड है, 12 भी एक गुणनखंड है। तो दो से जैसे ही अधिक गुणनखंड जाएंगे वो संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब आप इस टॉपिक से, इस मेथड से कितनी भी बड़ी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को क्लियर कर सकते हो दोस्तों। क्या 102 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। अगर मैं 102 की बात करूं तो सिंपल सी बात है उसके दो गुणनखंड जरूर होंगे, एक होगा, 102 होगा। लेकिन अगर मैं 102 के अलावा और बात करूं तो ये दो से बिल्कुल, दो से जाएगा। ठीक है, दो से बिल्कुल जाएगा, और दो से अधिक हो गई है, और दो से जैसे ही अधिक होते हैं तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।